हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर गिविंग योर बेस्ट टू योर प्रिपरेशन। बेस्ट ही देना है आप सबको। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का 5वां लेसन, जो कि क्लास 6 की ज्योग्राफी से है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। So let's start. If you have any doubts regarding previous session, you can ask me in comment box. Okay. Let's start with first topic, the surface of the earth. You know that surface of the earth has made from many components. ठीक है, तो उसी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है। एक्चुअल में मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ के कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। सो 20 से 25 मिनट लगेंगे लगभग, तो आराम से देखिए सेशन को। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आप सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये चैनल है यूपीएससी बिगनर नाम से टेलीग्राम पे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट है यूट्यूब से रिलेटेड, कोई नोट्स से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उस चैनल पे जाके कर सको डिस्कशन वगैरह। लेट्स स्टार्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द अर्थ। अर्थ आप सभी को पता है, ठीक है। इसके सरफेस होती है ये सरफेस के अंदर क्या है, 3 मेन कंपोनेंट सरफेस के हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द सरफेस। अब लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको पढ़ाया था कि जो अर्थ का 70% पार्ट है वो वाटर से ढका हुआ है, ठीक है, और 20 या फिर 29-30 कह सकते, 71 या ऐसा कुछ पार्ट है, वो क्या है, महाद्वीप वगैरह कह सकते, या फिर वो है लैंड एरिया। ओके। लिथोस्फीयर वो पार्ट है जो क्या है, टेरेस्ट्रियल पार्ट है, टेरेस्ट्रियल। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, लैंड पार्ट वो क्या है, 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। सेकेंड पार्ट होता है, अब आपको लिथोस्फीयर समझ में आ गया होगा कि जो लिथोस्फीयर मतलब जो हार्ड पार्ट है, सरफेस वाला हार्ड पार्ट है, वो लिथोस्फीयर के अंदर आएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर आपको वो वाला पार्ट आएगा जो माना कि ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस को एक विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा ढका हुआ है या फिर उसको इन्वेलोप किया गया है, उसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हमने पढ़ रखी है, ये भी पढ़ रखा है हमने। गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, दीज आर सम कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके। नेक्स्ट मूव टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या है, 70% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस आता है। उसके थ्रू क्या है, वाटर, जिस भाग के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, जिस भाग में लैंड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर, और जिस भाग में जो एटमॉस्फेयर वाला है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक भाग या फिर एटमॉस्फेरिक पार्ट। अब सर बायोस्फीयर क्या होता है? अब बायोस्फीयर के अंदर क्या है, बायोस्फीयर मतलब जो बायोलॉजी से रिलेटेड है या फिर जीव से रिलेटेड है, लिविंग बींग से रिलेटेड, लिविंग बींग्स, ऐसा पार्ट, अर्थ का ऐसा पार्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट्स, ऑल 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर।
उनका जब कॉम्बिनेशन मिलेगा, माना कि ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, ये हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट है, ये एटमॉस्फेरिक पार्ट है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या जन्म करेगा, इनका इनसे क्या है बायोस्फीयर का बर्थ होगा, जन्म होगा। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट, लिथोस्फीयर लैंड वाला पार्ट, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक पार्ट और वायुमंडलीय पार्ट कह सकते हैं, और हाइड्रोस्फेरिक जो जल का पार्ट है उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट मूव टू कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। आपको अर्थ सरफेस आप देखेंगे तो मेजरली जो अर्थ सरफेस है या तो कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड है या फिर ओशन बेसिन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में होना चाहिए कि सर कॉन्टिनेंट होता क्या, महाद्वीप हिंदी में मैं बताऊं तो ये होता है महाद्वीप। एक्चुअल में है क्या महाद्वीप? महाद्वीप है कि लैंड एरिया का पार्ट है, जो बिग लैंड एरिया। कैसे आपको दिख रहा है इस कलर का कुछ, ठीक है जस्ट ए सेकेंड, मैं पेन कुछ चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखिए ये वाला पार्ट कुछ अलग दिख रहा है आपको, ये अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक लैंड के पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े एरिया वाले पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। जब कोई लैंड का पार्ट काफ़ी विस्तृत भाग में फैला हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। ओशन बेसिन क्या है? ओशन बेसिन है वाटर बॉडीज, बिग वाटर बॉडी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाली पार्ट है, मैं जिसको गोला कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पार्ट है, ये एक वाटर बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ओशियन है। ओशियन मतलब समुंदर, आपको हिंदी में अगर नहीं पता है तो इसको बोलेंगे समुंदर। ठीक है, ओशियन को समुंदर और कॉन्टिनेंट को महाद्वीप। अब हिंद महासागर ये है अटलांटिक, ठीक है अटलांटिक, और इसको बोलेंगे हम लोग ये वाला हिंद महासागर, एम आकार में। ठीक है, एम आकार में क्या है, इंडियन ओशियन। अटलांटिक ओशियन है वो एस आकार में है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को आप देखेंगे तो एक यहाँ से और यहाँ से एक सर्कल के आकार में। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है और ये भी पैसिफिक ओशियन है। आप अर्थ को एकदम गोल बनाएंगे तो ये दोनों क्या है, एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कल के आकार में। और एक है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक जो आर्कटिक पार्ट में है, ऊपर वाले नॉर्थ साइड में। ठीक है, ये नॉर्थ साइड है, वो आर्कटिक ओशियन है। एक है अंटार्कटिक। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जो सदर्न ओशियन है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास या उसको सराउंड करता है, वो सदर्न ओशियन है। नेक्स्ट मूव टू, आपको ये समझ में आ गया कि जो अर्थ सरफेस है वो दो मेजर पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन। कॉन्टिनेंट वो पार्ट होते हैं जो काफ़ी सारी या फिर काफ़ी लार्जेस्ट एरिया के अंदर लैंड होती है, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। जब लार्जेस्ट एरिया के अंदर वाटर का डिपोजिशन हो या फिर वाटर प्रेजेंट हो, उसको हम ओशन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, लिथोस्फीयर को हम डिवाइड करेंगे कॉन्टिनेंट में। मैंने आपको बोला था लैंड वाला एरिया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लैंड वाला एरिया को बोलेंगे लिथोस्फीयर, एंड जो कॉन्टिनेंट होता है वो लैंड वाला पार्ट ही होता है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जो कॉन्टिनेंट होता है वो लैंड वाला पार्ट होता है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, जो पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है, 7 बड़े कॉन्टिनेंट है। अब मैंने कुछ आपके लिए हाईलाइट किया है, वो देख लीजिए आप। आपने देखा होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो पृथ्वी की सबसे हाईएस्ट पीक है, या फिर कह सकते हैं हाईएस्ट ऊंची चोटी है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द। अब क्या है, जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे बड़ी 8,848 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक डीपेस्ट जो मतलब गहरी या फिर कह सकते हैं खाई, वो है मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब मैरियाना ट्रेंच है वो कितनी है, 11,022 किलोमीटर
ये किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर, ठीक है। अब मीटर में इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 11 किलोमीटर और कुछ 22 मीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसको बदलेंगे तो 8 किलोमीटर 800 मीटर एंड 48 मीटर और एक्स्ट्रा। तो ये हो गया सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे जो गड्ढा कौन सा है, या फिर कह सकते हैं सबसे नीचे वाली सरफेस कौन सी है। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी मैं बता देता हूँ कि एडमंड हिलेरी है न्यूजीलैंड से, और तेंजिंग नॉर्गे, एक बार आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये देखो, एडमिन हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट। अब आपको ये याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहली बार किसने चढ़ के या फिर वहाँ पहुँच किसने बनाई थी, तो 1953 के अंदर एडमंड हिलेरी और कौन से, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया से। तो इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं। और जुंको तेबी, आप जो विमन है उसका नाम याद रख सकते हैं, जुंको तेबी, जो जापानी वुमेन थी, वो 1975 के अंदर पहली रेस की थी। और दूसरी बात है जो बिचेंद्री पाल है, बचेंद्री पाल 1984 के अंदर जो इंडियन वुमेन थी, वो फर्स्ट टाइम कहाँ वहाँ पे क्लाइम की थी माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट अपनी बात चल रही थी कि देयर आर 7, जो कॉन्टिनेंट कितने, 7 कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े। तो एशिया है सबसे बड़ा, जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। कैसे, इसका जो एरिया है वो लार्जेस्ट वन है, ठीक है। ये किस पार्ट में पड़ता है, देखो अर्थ को हम ऐसे देखेंगे, माना कि ये अर्थ है। अब अर्थ को आप ऐसे देखेंगे, इसको ईस्ट मान लो, और एक मिनट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, ओके। देखो अब अर्थ को क्या करना है, आपको पता है कि जो इस साइड में होता है नॉर्थ, इस साइड में होता है साउथ, इस साइड में होता है वेस्ट, और इस साइड में होता है ईस्ट, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, जो एशिया महाद्वीप है, वो इस पार्ट में है। तो ये वाला पार्ट किस में आएगा, ये वाला नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो जो एशिया वाला पार्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है अर्थ के, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा महाद्वीप कह सकते हैं आप, और किन वाटर बॉडीज से या फिर ओशियन से घिरा हुआ है। तो आप एशिया के आसपास देखेंगे तो इस साइड है एशिया है, वो पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है पहले नंबर, दूसरे नंबर इंडियन ओशियन से, ठीक है, और तीसरे नंबर आप कह सकते हैं आर्कटिक ओशियन से, आर्कटिक ओशियन से। तो ये वाले पार्ट है, ये 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, ध्यान रखना। अब यूरोप की बात करते हैं, तो जो एशिया से जस्ट कनेक्टेड पार्ट वेस्ट के अंदर, अब ये इतना एशिया तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट है यूरोप का है। तो यूरोप क्या है, वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया का जो वेस्ट पार्ट है उसको यूरोप कह सकते हैं, या फिर एशिया के वेस्ट पार्ट में यूरोप स्थित है। ये जस्ट सराउंडेड बाय अटलांटिक जो मैंने बताया था एस शेप में आपको बताया था, वो क्या है, यूरोप को अटैच करता है। और दूसरा जो आइलैंड है या फिर ओशियन है, उसको बोलेंगे आर्कटिक ओशियन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो यूरोप को सराउंड करता है। 3rd नंबर पे अफ्रीका है। देखो एशिया के अंदर आपको मिलेगी कर्क रेखा और इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर या फिर उसको बोलेंगे विषुवत रेखा, वो पार करती है। यूरोप के अंदर ओनली आर्कटिक जो सर्कल है वो क्रॉस करता है, कर्क रेखा भी नहीं करती है और इक्वेटर भी नहीं करती है। अब अफ्रीका के अंदर क्या है, कर्क रेखा करती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वहाँ से गुजरता है। 2nd नंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे उसको मकर रेखा को, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा,
और थर्ड नंबर पे है इक्वेटर। तो ये महाद्वीप उस पार्ट में है जिस पार्ट में कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर तीनों गुजरती है। तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है। इस कारण से जो अफ्रीका महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया अफ्रीका महाद्वीप में है। लेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अब चलते हैं अफ्रीका की साइड में देखेंगे तो अफ्रीका है जो यहाँ पे, मैं अफ्रीका को बना देता हूँ यहाँ पे, अफ्रीका अर्थ के, ठीक है। तो यहाँ से वो कर्क रेखा गुजर जाती है, यहाँ से इक्वेटर गुजर जाती है, यहाँ से मकर रेखा गुजर जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट इस साइड में, आपको मैं वापस मैप से भी दिखाऊंगा। नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट इस साइड में है। नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक ओशन से और अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक ओशन और थर्ड नंबर पे आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका पृथ्वी के या फिर किस साइड में, अर्थ के किस दिशा में, इसको बोलेंगे वेस्ट, और ये नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में ये वाला नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे है उसको बोलेंगे साउथ अमेरिका। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका ये है और इसको या पनामा बेसिन से ये जुड़ा हुआ है, और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये भी अटलांटिक ओशन है, और दूसरे नंबर अटलांटिक ओशन पहले नंबर है, दूसरे नंबर आप पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है और दूसरे नंबर ये साउथ अमेरिका, ये एक इंथमस से जुड़ा हुआ है, पनामा इंथमस, पनामा इंथमस। इसको बोलते हैं स्थल डमरू, ऐसा कुछ हिंदी में इसको बोलेंगे, स्थल डमरू इंथमस को। ओके, इंथमस ये डेफिनेशन ले, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास। जब कोई दो लैंड मास बड़े हैं उसको छोटी सी कोई नैरो स्ट्रिप या फिर कह सकते हैं छोटी सी लैंड है वो कनेक्ट करती, उसको इंथमस बोलेंगे या फिर स्थल डमरू कह सकते हैं हिंदी में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऑस्ट्रेलिया पूरा पूरा आपके लिए। ये वाला ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा लगभग, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इनलैंड कॉन्टिनेंट कह सकते हैं क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, वाटर है, इसके चारों ओर वाटर है, इसलिए उसको बोलेंगे इनलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओके, जस्ट ए सेकेंड, पेन चेंज कलर। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया 5 नंबर, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया इनलैंड कॉन्टिनेंट। आप इस साइड में देखेंगे ये क्या था, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, आपको दिख रहा होगा, ये है एशिया, और इस साइड में था अफ्रीका, और ये वाला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया किस साइड में हुआ, अगर एशिया, एशिया किस साइड में था, अगर एशिया नॉर्थ ईस्ट में था तो ये ऑस्ट्रेलिया है नॉर्थ, सॉरी वेस्ट नॉर्थ में, वेस्ट सॉरी, इसको बोलेंगे साउथ और इसको बोलेंगे ईस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड नाम से, या फिर वो भी इसी का ही पार्ट कह सकते हैं, इसी का ही पार्ट है। न्यूजीलैंड एक कंट्री है, वो भी इसके अंदर है, साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, और जो एशिया है वो पूर्व उत्तर पूर्व के अंदर है। ओके, अब चलते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका सबसे जो साउथ एरिया वाला पार्ट में है, वहाँ पे अंटार्कटिका है। आपको मैं डायग्राम से दिखा सकता हूँ एक बार, सारे के सारे एक बार यहाँ पे आ जाओ आप लोग, जस्ट ए सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये सारे के सारे महाद्वीप है, ओशन, सॉरी ये कॉन्टिनेंट है। देखो ये वाला एशिया है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, एशिया ऑस्ट्रेलिया आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका, और ये
नॉर्थ अमेरिका, ये देखो एक पनामा स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका 7th कह सकते हो कॉन्टिनेंट है। अब देखो ज़रा यहाँ पे एक नोटिस करना, ये क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसको बोलेंगे यूराल पर्वत। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यूराल पर्वत से, और एक दूसरे से अलग भी होते हैं यूराल पर्वत से। ये एशिया और ये है यूरोप। देखो एशिया को कौन कौन सराउंड करता है, यहाँ पे आपको देखा होगा कि आर्कटिक ओशन है इस साइड में, तो आर्कटिक ओशन सराउंड करता है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन और यहाँ पे इंडियन ओशन एशिया को सराउंड करता है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है पूरा का पूरा, नहीं, ये पैसिफिक ओशन इस साइड में, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को 2 ओशन है वो सराउंड करते हैं। 3rd नंबर पे देखो मैंने बोला था जो एशिया है उसके अंदर से 0 डिग्री यहाँ से निकलती, देखो इक्वेटर यहाँ से निकला, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रहा है। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही है तो आप $x या फिर 2x में करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी है क्लियरिटी आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अब चलेंगे ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर से आप देखो यहाँ पे 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी, या फिर कर्क रेखा, ये इक्वेटर, और ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये इक्वेटर है, ये तीनों की तीनों गुजरती है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका से क्या है, ये इक्वेटर और ये मकर रेखा। नॉर्थ अमेरिका से ओनली कर्क रेखा, और यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है कर्क और मकर में से, और इक्वेटर में से यहाँ से निकलता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, 67.5 डिग्री है, ठीक है आर्कटिक सर्कल। अंटार्कटिका से कुछ नहीं गुजरता, ठीक है, ये पोलर एरिया के अंदर है, अंटार्कटिक सर्कल कह सकते हैं, या फिर ये है सराउंडेड सदर्न ओशन या फिर सदर्न ओशन से सराउंडेड है। आपको ये समझ में आ गया होगा सारे के सारे। अब देखो इसका सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा है, देखो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा, एशिया सबसे नंबर 1 है, दूसरे नंबर अफ्रीका है, ठीक है, तीसरे नंबर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसको तीसरे नंबर साउथ अमेरिका को कर दो, नॉर्थ अमेरिका को 4थे नंबर कर दो। 5वें नंबर आप करेंगे किसको, 5वें नंबर यूरोप को कर सकते हो, ठीक है, ये वाला यूरोप, ये वाला 6 नंबर, ये वाला 7 नंबर। ये है अपने शेप के हिसाब से या फिर आकार के हिसाब से बड़े छोटे। नेक्स्ट मूव टू हाइड्रोस्फीयर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। हाइड्रोस्फीयर पे हम चलते हैं। देखो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आपको देखा होगा कि पृथ्वी को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। पहले की क्लास अगर आपने कंटिन्यू अगर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट पृथ्वी को, अर्थ को कहने का एक ही रीज़न है कि इसके ऊपर 70% पार्ट पे क्या है वाटर है, ओके। इसका रीज़न यही है कि इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, या फिर वाटर है जो ब्लू कलर का दिखता है। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर वाटर किस में होगा, ओशन के अंदर वाटर होगा। द 5 मेजर ओशन है अर्थ के ऊपर, क्या है 5 मेजर ओशन। देखो यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं कि एशिया यहाँ पे है, जस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड अंटार्कटिका। दीज आर द 7 मेजर कॉन्टिनेंट एंड देन मूव टू। अब चलते हैं ओशन के ऊपर। कॉन्टिनेंट वो होता है जो लैंड मास हो, और ओशन वो होता है जो वाटर बॉडी हो। अब 5 मेजर ओशन कौन कौन से, पैसिफिक ओशन फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा, देन अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है। मैंने सारा की सारी इनकी जो लोकेशन कहाँ है मैंने आपको दिखा दी है, ओके। किस साइड में है अर्थ आप बनाओ, ठीक है। इस साइड में है आर्कटिक ओशन, इस साइड में है पैसिफिक ओशन, इस साइड में है इंडियन ओशन एम के आकार में, ठीक है। इस साइड में है क्या
अंटार्कटिक ओशियन, और इस साइड में है सदर्न ओशियन। ओके, नेक्स्ट मूव टू, इसमें सबसे बड़ा जो पैसिफिक ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है वो हाईएस्ट बड़ा है, और जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट, और जो ये जो अंटार्कटिक ओशियन है ये सबसे बिजी ओशियन है, ये वाला सबसे बिजी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका और यहाँ यूरोप, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका यहाँ ऑस्ट्रेलिया है वगैरह वगैरह। तो इन कारण से क्या है, जहाज वगैरह व्यापार वगैरह ज़्यादा होने के कारण ये सबसे बिजीएस्ट ओशियन के अंदर आता है। नेक्स्ट मूव टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो गैसों का इन्वेलोप है या फिर लिफाफा या फिर कह सकते हैं जो बर्फ़ी की सरफेस को ढके हुए रहते हैं उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज आती है, वाटर वेपर आता है, काफ़ी सारे कंपोनेंट है। ठीक है, मेन आपको यहाँ पढ़ना है गैस की जो एटमॉस्फेयर की है, जो 5 लेयरें, 5 लेयर्स है, वो कौन कौन सी, आपको 1 मिनट में बड़ा करके दिखाता। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फीयर, सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फीयर बोलेंगे। सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड नंबर पे मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। 1 मिनट, देखो जो 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब इन लेयर को अलग अलग क्यों पार्ट किया गया, इनकी कैरेक्टर अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग नाम दिया गया है या फिर अलग अलग डिवाइड किया गया। इनका मेन रीज़न यही है कि इनके जो कैरेक्टर है, जैसे कि आप ट्रोपोस्फीयर में हो, क्या है, ट्रोपोस्फीयर में हो, इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल सा क्या है, जब आप टेम्परेचर आप जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो एयर की है वो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, ऑल गैसेस आर परसेंट, ठीक है, परसेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे कि वेदर, जो वेदर रिलेटेड एक्टिविटी है वो भी इसके अंदर होती है। तो इसके कारण से ये ट्रोपोस्फीयर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, होता है, लेकिन वो स्ट्रेटोस्फीयर से इसकी जो हाइट क्या है, आप हाइट देखेंगे तो इसकी जो ध्रुवों पे होती है 6 से 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर तक होती है ये इक्वेटोरियल भाग में। अब मेन बात है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर से अलग क्यों है, इसका रीज़न है कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, इतनी जो सारी की सारी यहाँ पे घटना दे रखी है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अंदर होती है ओजोन, मेन यहाँ पे होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन होती है। मेसोस्फीयर के अंदर क्या है, टेम्परेचर वापस बढ़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसके अंदर वापस बढ़ता है। थर्मोस्फीयर के अंदर वापस, सॉरी 1 मिनट, हाँ, टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। मेसोस्फीयर के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे घटता है टेम्परेचर। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बढ़ता है, मेसोस्फीयर के अंदर घटता है, थर्मोस्फीयर के अंदर आई थिंक बढ़ता है। 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दो, ये टेम्परेचर वाला कुछ, जस्ट ए सेकेंड। टेम्परेचर एंड अदर्स properties, these layers starting from earth surface are called troposphere, the troposphere, mesosphere, thermosphere। ठीक है, ये क्या ऑक्सीजन वगैरह इनकी प्रेजेंट बता रहे हैं। जो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, अदर्स गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, दीज आर द, और इसके अंदर क्या है, ओके 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 ओके, जस्ट ए सेकेंड, आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक थोड़ा सा। हाँ, यहीं पे एक्सप्लेन, डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम पे आएंगे तो आपको मैं, देखो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अब हमेशा क्या प्रवृत्ति होती है कि जो हाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या है, टेम्परेचर के अंदर कमी आएगी। क्या होगी,
टेम्परेचर के अंदर कमी आएगी। किस प्रकार से, देखो ये माना कि स्थल है, अब हाइट पे जा रहे हो तो टेम्परेचर के अंदर, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दो, 1 मिनट, 1 मिनट, इससे मुझे डाउट है कि ये 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर यस, जो मैंने बताया था वो मैं सही बता रहा था। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड बिकॉज द जो ट्रोपोस्फियर इज वार्म्ड फ्रॉम बिलो थ्रू एब्जॉर्ब्स एंड रीजर्वेशन ऑफ द सोलर। ओके, ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जस्ट ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर इंक्रीज, ये देखो, और मेसोस्फियर के अंदर डिक्रीज होगा, थर्मोस्फियर के अंदर इंक्रीज होगा। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे 1 मिनट, ओके, आप आ जाओ। ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज मतलब इस साइड आप ले लो, ठीक है, कोई मेजरमेंट ले लो, 1 2 3 ऐसा कुछ, ठीक है, 0 तक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर वापस ओजोन गैस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो वापस टेम्परेचर को बढ़ा देती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। मेसोस्फीयर के अंदर वापस डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। थर्मोस्फीयर के अंदर, ये थर्मोस्फीयर मतलब जो गर्मी होती है, ठीक है, आप थर्मल से कह सकते हैं या फिर एनर्जी से कह सकते हैं, ये वापस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर के अंदर डिक्रीज होता है टेम्परेचर। ओके, एक्सोस्फीयर के जो बाहर है, ठीक है, इससे जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या है वो इंक्रीज होता रहता है। तो आप इसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर तक होती है, ये 15 किलोमीटर तक होती है, ये 60 किलोमीटर तक होती है, 60 to 80 कह सकते हैं आप, ये 400 किलोमीटर थर्मोस्फीयर, ठीक है। और एक्सोस्फीयर फिर आप कह सकते हैं कि जितनी जो मेजरमेंट हो सके एटमॉस्फेयर का उसका पार्ट है। नेक्स्ट हो गया ये जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है। द ट्रोपोस्फीयर, जो वेदर से रिलेटेड सारी की सारी जो इंसिडेंट है, घटनाएं हैं, वो होती हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर। अपने वो वायुयान है वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं उड़ते, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर उड़ते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। उसका रीज़न है कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ये शांत है, इसके अंदर ज़्यादा वायु से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ट्रोपोस्फीयर में काफ़ी बादल भी बनते हैं, चक्रवात भी आते हैं। ओके, विंड, अब एक टर्म यूज किया है विंड। विंड क्या होती है, आपको मैंने पढ़ाया था, आई थिंक। अगर प्रेशर वाला लेसन नहीं हुआ है तो हम कर देंगे, अगर हुआ है तो आपको पता होगा क्योंकि आपने लगभग सारे के सारे सेशन देखे होंगे। विंड के अंदर क्या है, पृथ्वी के ऊपर प्रेशर बेल्ट पाई जाती है, प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। प्रेशर बेल्ट मतलब कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर, और कहीं पे होता है लो प्रेशर। अब विंड का क्या है, जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, मूवमेंट करती है। और इस जब जो एयर है, एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो की ओर, तो उसको बोलेंगे हम विंड। जब एयर का मूवमेंट होता है, एयर का होता है मूवमेंट, एयर क्या करती है, मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उसको बोलेंगे विंड। कहने का मतलब है कि विंड का जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन होता है तो उसको बोलेंगे विंड। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ द अर्थ। ये जो बायोस्फीयर के अंदर क्या है कि मैंने बोला था लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट होगा, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता, एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा, इन सबको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, बायोस्फीयर।
इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा बायोस्फीयर। बायो का अंदर क्या है, जीव सारे, जैसे कि आपने एलिफेंट को देखा, डियर को देखा, लॉयन को देखा, दीज आर द, आप राइनोज को देख सकते हैं, फिश वगैरह। ये जो एक्टिविटी हो रही है बर्ड्स वगैरह, ये बायोस्फीयर के अंदर होती है। जब तीनों पार्ट या फिर तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे एक साथ, तीनों कंपोनेंट मिल जाएंगे एक साथ, तब ये बनाते हैं बायोस्फीयर। ये क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, ध्यान रखना, ठीक है। दीज आर द लिथो, हाइड्रो एंड ये हो गया एटमॉस्फेयर, ओके। अगर आपको कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मूव टू, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। तो आपको एक्सरसाइज की दी हुई है, ये आपको करनी है। अगर नहीं आए कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप बने रहिए अपने साथ में। एनसीईआरटी चल रही है अपनी 6th क्लास की, इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ये कंप्लीट तो हो जाएगी 1-2 दिन में। हिस्ट्री के बाद फिर 7th क्लास के हम एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। 7th के बाद 8th, फिर 9th, फिर 10th। आई थिंक इस साल के अंदर या फिर 1 ईयर के अंदर हमारा टारगेट है कि जो एनसीईआरटी का पोर्शन है काफ़ी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक है 12th क्लास तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो बने रहिए। अगर आप चाहते हो कि अपनी भी एनसीईआरटी 1 साल के अंदर यूपीएससी के लिए कंप्लीट हो, अगर जो बंदा कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसका बेसिक कंप्लीट होना अनिवार्य है। बेसिक कंप्लीट एनसीईआरटी से ही होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है, ओके। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं और पढ़ेंगे, या फिर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, आपको एक अच्छा माहौल प्रदान कर सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपको डाउट है तो वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपसे कोई परेशानी है, समझने में दिक्कत हो, या फिर कोई डाउट है यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन आप दूर भागेंगे, क्लास भी नहीं लेंगे टाइम पे, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो फिर यूपीएससी नहीं निकलने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आप दूसरे स्टूडेंट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रॉफिट मिले और हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि कम से कम हाँ स्टूडेंट अपने को इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ताकि हम भी आगे आगे पढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं कल वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू।